देखिए, टीएमसी से भी बहुत शिकायतें हम यहाँ पर जिस तरह से वो यहाँ पे काम कर रही है, जिस तरह से जो लोगों ने उनको सपोर्ट किया था उनके अधिकार उनको नहीं मिले अब तक के। अभी आपने देखा कि हमारे कई लोग जो हैं वो अभी यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, जिनको एग्ज़ाम पास करने के बाद में भी उनको जॉब नहीं मिला, और दूसरे लोगों को जिन्होंने एग्ज़ाम पास नहीं किया था जॉब दे दिया। तो इस तरह का भेदभाव जो यहाँ पे हो रहा है वो भी गलत। इंडिया का क्या रोल रहेगा 2024 के बाद? वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का रोल ये रहेगा कि हम पहले कोशिश करेंगे कि इंडिया अलायंस के साथ हम शामिल हो जाएं। अगर वो होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम चंद सीटों पर, मिनिमम सीटों पर लड़ेंगे और बाकी सब सीटों पर इंडिया अलायंस का समर्थन करेंगे। देखिए, हमारी जयंत चौधरी से बात हो चुकी है, अखिलेश यादव जी से बात हो चुकी है, हमारी कांग्रेस पार्टी से बातचीत का मामला तय हो चुका है, उनसे बातचीत होने वाली है। हमारी आपके ये जो नीतीश कुमार जी हैं उनसे बातचीत की हम कोशिश कर रहे हैं। हम तमाम ही अपोजिशन पार्टियों को मेन लीडर से मुलाकात करेंगे, और अगर हमारी कोई सहमति हो जाती है तो ठीक है, हम बहुत ही कम सीटों पर जिसमें तय हो जाएगा उतने ही पर लड़ेंगे। लेकिन अगर हमारी सहमति नहीं होती है तब भी हम कम सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन जो सीटें हमने चिन्हित की हैं वहाँ से लड़ेंगे। क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से भी आपने बात की है? नहीं, अभी बात नहीं। से किस तरह से आप लोग टीएमसी को टक्कर देंगे? पहले कांग्रेस का 100+ और अब टीएमसी का, क्या टीएमसी को हम लोग? देखिए, टीएमसी से भी बहुत शिकायतें हम यहाँ पर जिस तरह से वो यहाँ पे काम कर रही है, जिस तरह से जो लोगों ने उनको सपोर्ट किया था उनके अधिकार उनको नहीं मिले अब तक के। अभी आपने देखा कि हमारे कई लोग जो हैं वो अभी यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, जिनको एग्ज़ाम पास करने के बाद में भी उनको जॉब नहीं मिला, और दूसरे लोगों को जिन्होंने एग्ज़ाम पास नहीं किया था जॉब दे दिया। तो इस तरह का भेदभाव जो यहाँ पे हो रहा है वो भी गलत है। लेकिन हमारा मानना ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने, देश के सामने बीजेपी का है। तो हम ये हमारे जो मतभेद है वो तो हम बाकी रखेंगे, उस पर संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि इंडिया यानी 2024 के इलेक्शन में सेकुलर पार्टियों और कांग्रेस पार्टी बीजेपी के दरमियान अगर मुकाबला होता है तो हमारा समर्थन जो है, हमारा मानना ये है कि अपोजिशन पार्टियों को जो इंडिया अलायंस में शामिल हुई है, जो अब तक शामिल नहीं हुई है उन पार्टियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। बहुत छोटी पार्टियाँ ऐसी हैं जिनका समाज में बहुत अच्छा प्रभाव है, उनके पास सीट ना भी हो तो उनको इंडिया अलायंस का पार्ट बनाया जाना चाहिए। और फिर इंडिया अलायंस को जो है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत में लोगों के जो मूल समस्याएं हैं उनका समाधान करते हुए एक मैनिफेस्टो के साथ में मैदान में आना चाहिए। और सीट शेयरिंग बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ नहीं और वहाँ नहीं, और पूरी सीट शेयरिंग के साथ में 1-to-1 फाइट होनी चाहिए। बीजेपी के मुकाबले में इंडिया अलायंस का एक ही कैंडिडेट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमें उम्मीद है कि हम कोई बदलाव देखेंगे। राज्यों के जो इलेक्शन रिजल्ट आए हैं ये बीजेपी की, ये कांग्रेस की हार है, कांग्रेस के अप्रोच की हार है, कांग्रेस की स्ट्रेटजी की हार है, कांग्रेस की छोटी पार्टियों को शामिल न करने की हार है, कांग्रेस पार्टी की गलत और ब्लैक लोग यानी जो ब्लैक लिस्टेड लोग हैं उनको टिकट देने की हार है, कांग्रेस पार्टी के लोग जो ऊपर के लीडर्स हैं उनकी आपस की लड़ाई की हार है। अलायंस करने की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों मायावती ने कमर दानिश को, आपको नहीं लगता कि मुस्लिम लीडरान को बर्दाश्त नहीं कर रही है सियासी पार्टी? देखिए, अगर मुस्लिम लीडरान को बर्दाश्त नहीं करेंगी तो कोई भी सेकुलर पार्टियों को बहुत ज़्यादा तक ठहराव नहीं होगा। आज तो आप देखिए जिनके पास 2% वोट है उनको भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं, जिनके पास 15-20% वोट है देश का उनको आप कहीं हम नहीं लेंगे तो फिर क्या होने वाला है? क्या आपके इस इलेक्शन में उमर खालिद के मैनिफेस्टो में आप लोग कुछ ये देंगे? हम तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई की बात करेंगे। सब जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, सिर्फ उमर खालिद नहीं, जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं सबकी रिहाई की हम बात करेंगे।